सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज कर लीजिए। यह है मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर हम मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है वो सब आपको आसान भाषा और सिंपल तरीके से कम वक्त में बताएंगे। मेन बात यह कि एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट आप देख चुके हैं जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें मैंने उधर दे दी हैं दोपहर में आपको, लेकिन ये मिडिल ईस्ट की खबरें हैं, सिर्फ इसके अंदर मिडिल ईस्ट। अब सुनिए, ईरान के साथ जंग छिड़ चुकी है। अब इस बात को आप मेरी नहीं मानेंगे हमेशा की तरह, लेकिन 15-20 दिन बाद आप चीख चीख कर कहेंगे रजा भाई क्या बात बताई थी आपने, हकीकत साबित हुई है। जो पिछले 2 साल से देख रहे हैं उनको अच्छे से मालूम है कि हमारी हर रिपोर्ट सही साबित हुई है। अभी आपको बताऊं, कल ही की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान पर होगा हमला। अब आपको बता दूं कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। बाइडन ईरान समर्थक ग्रुप पर खुद डायरेक्शन देकर हमला करवा रहे हैं, खुद ऑर्डर देकर हमला करवा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते कई हमले हुए ईरान समर्थक ग्रुप पर सीरिया में। अब इसी बीच में कल एक बार फिर से अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थक ग्रुप पर बड़ा हमला कर दिया। बताया यह गया है कि इस हमले में 4 सीरियन फौजी मारे गए। अमेरिका का यह कहना है, जो खुफिया रिपोर्ट है, कि ईरानी मारे हैं, लेकिन सीरिया का यह कहना है कि आम नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा मेन बात यह है कि जंग वाला माहौल क्यों हो गया है। जंग का माहौल यह हो गया कि अमेरिका भी सीरिया में मौजूद है और वो ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरानी ग्रुप को निशाना बना रहा है। कल जब ईरान के ग्रुप पर हमला किया तो अनजानी जगह से एक अनजानी मिसाइल खुद अमेरिका के बेस पर आकर गिरी, जिसमें कई अमेरिकी घायल हुए और नुकसान, जान का तो कम माल का नुकसान हुआ है। यानी पहला जंग का स्टेप हो चुका है। जंग की पहली सीढ़ी अमेरिका चढ़ चुका है। एक तरफ डील में वापस आने की बात हो रही है, लेकिन इजराइल के इशारे पर अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है। डायरेक्ट जंग की स्थिति बन चुकी है और अमेरिका ने ईरान को भड़काने के लिए ये देखिए वीडियो भी जारी कर दी है। जी हां, जिस प्रकार से जिस जगह पर ईरान समर्थक ग्रुप को निशाना बनाया, ये उसका वीडियो है। बहरहाल इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान के समर्थकों की तरफ से सीरिया में अमेरिकी सेना को निशाना बनाया गया, जवाबी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ सैनिक 2 से 3 छोटे मोटे तौर से घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दूं, एक तरफ इराक के हालात खराब हैं और ये मुक्तदा अल सद्र, इनको आप जानते हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान के समर्थक का कोई भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की पार्टी में जो विपक्ष का चेहरा है वो पूरी तरह से ईरान सपोर्टर हैं। अब मेन बात यह है कि ये खुद भी ईरान सपोर्टर हैं, तो ये सिर्फ बहाना है, ये खुद चाहते हैं कि मैं बन जाऊं। लेकिन आपको बता दूं कि अब नई चीज़ हो गई है। एक तरफ ये कह रहे थे कि वो ईरान के समर्थक हैं, अगर वो बन गए विपक्ष वाले नेता तो फिर ईरान का अहम इसमें रोल रहेगा हमारी राजनीति में और टांग हमेशा ईरान लड़ाएगा। अब IRGC के टॉप कमांडर ने मुक्तदा अल सद्र से मुलाकात करी है, तो खुद मुक्तदा अल सद्र ईरान के फैन हैं। तो आने वाले समय में सरकार किसी की भी बने, ये माना जा रहा है कि इराक में ईरान का अहम रोल रहेगा। अब इसी इराक में सऊदी अरब और ईरान के बीच मीडिएशन हो रही है और बातचीत दोनों के रिश्ते ठीक करने के लिए हो रही है। अब जो कुवैत में ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच के रिश्तों को लेकर जो बातचीत चल रही थी इराक में, वो बातचीत रुकी हुई है क्योंकि इराक के हालात ठीक नहीं हैं। दोस्तों, ईरान में कानून भी थोड़े बहुत सख्त हैं। अब आपको बता दूं कि जैसे वहाँ पर जो फुटबॉल गेम होता है, फुटबॉल का बहुत बड़ा क्रेज़ है वहाँ पर। वहाँ जो है वो क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। तो फुटबॉल मैच वहाँ पर होने वाला था। ईरान ने महिलाओं पर पाबंदी लगा दी थी कि महिलाएं नहीं देख सकती जाकर। जी हाँ, लेकिन महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ईरान में लगातार कई तरह के प्रदर्शन इस वक्त चालू हैं, तो ईरान की सरकार नहीं चाहती थी कि और माहौल ख़राब हो,
तो ईरान की महिलाओं को परमिशन दे दी गई है कि आप फुटबॉल मैच देख सकती हैं। अब अगर हमने कानून की बात करिए तो आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देख लिए, ये एक ही लड़की है, सिप्ते रश्नो। जी हाँ, अब आप देख लिए, ये मशहूर ईरान की एक्ट्रेस थी, कलाकार थी, फिल्मों में काम कर रही थी, सीरियल में काम कर रही थी। थोड़ा सा इनके दिमाग में पैसे वैसे का जोश चढ़ा होगा। पहले ये हिजाब करती थी, इन्होंने हिजाब उतार कर फेंक दिया। वेस्टर्न कंट्री जैसे हो गई, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में बेहिजाब लड़कियां होती हैं, इन्होंने हिजाब उतार कर फेंक दिया। वहाँ पर हिजाब का कानून है। तो 16 साल की इनको सज़ा हो सकती थी। तुरंत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो ये आप सीधे हाथ पर तस्वीर देख रहे हैं, ये गिरफ्तारी के बाद इनके हालात हैं। हिंदी में तो आपने पढ़ लिया होगा, दैनिक भास्कर में हालांकि ये पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। अब जब गिरफ्तार हो गई और 16 साल जेल के अंदर रहने का खतरा इन पर मंडराया तो इन्होंने माफ़ी मांगी। तो ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि माफ़ी आपको नेशनल चैनल पर बैठ के मांगनी पड़ेगी। तो इन्होंने नेशनल चैनल पर बैठकर माफ़ी मांगी, तब जाके इनको रिहा किया गया। और आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये लगता है कि ईरान में बहुत पाबंदियाँ हैं, किसी गोबरखोर को लगता है कि हिजाब, अरे सुनो चमनलाल चौरसिया, सुनो, तुम और तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारे दादा और परदादा की कभी इतनी हैसियत न होगी, न आने वाले वक्त में तुम्हारी कभी हो पाएगी। जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल वहाँ ईरान के लोग इस गरीबी में भी जी रहे हैं। भाई साहब, वेस्टर्न कल्चर कहने को तो नहीं है, लेकिन आपसे हमसे अच्छा पहनते हैं। भाई साहब, आप हफ्ते में 1 बार 2 बार बाहर का खाना खाते होंगे। ईरान का कल्चर देखिए, जो भी ईरान से हैं नीचे कमेंट करके ये बता देंगे, वरना मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ और बहुत करीब से जानता हूँ कि ईरान में 6 दिन लोग, 5 से 6 दिन लोग हमेशा बाहर का ही खाना खाते हैं। होटल होटल होटल, और वो भी आड़े टेढ़े होटल नहीं भाई साहब, अच्छे खासे होटल में। बेचारों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं तो उनको गरीबी लग रही है, वरना आप और हम भाई वो लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। आए बात समझ में? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ईरान का कल्चर है। कहने वाली बात है कि वहाँ हिजाब है और ये है, गंदगी नहीं है, वहाँ सफाई है। इंसान भी साफ़ सुथरे रहते हैं, हिजाब करके महिलाएं रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की महिलाएं खेल नहीं सकती, घूम नहीं सकती। मैं ये कहता हूँ कि जितना ईरान की महिलाएं घूमती हैं, उतना कोई भी नहीं घूमता होगा। वरना जाकर आप ईरान के व्लॉग्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर पता चल जाएगा। और भाई साहब, जो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ईरान में ये नहीं होता होगा, वो होता सब है। कुछ सामने होता है, कुछ पीछे होता है, हैं? वहीं इब्राहिम रईसी न्यूयॉर्क जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जिसके खिलाफ अमेरिका में कई सारे ग्रुप खड़े हो गए हैं। तो एक ग्रुप ने ऐलान किया है कि हम इब्राहिम रईसी के इस विजिट, इस दौरे के खिलाफ हम मुकदमा दायर कर रहे हैं अधिकारियों पर, जो उनको आने की परमिशन दे रहे हैं। दोस्तों, आतंक की इंतहा 2 लोगों ने पार करी है, एक भाजपा ने, एक इजराइल ने। इजराइल का एक नया बयान सुनिए। इजराइल ने, सुनिए इजराइल का आतंक क्या है। जबकि सारी दुनिया, जो अमेरिका भी है, वो भी इस मुद्दे पर थोड़ा सा किनारा हो रहा है, बल्कि मना कर रहा है कि रोक दो। यूएन सवाल कर रहा है, ईयू मना कर रहा है, वही काम इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ना शुरू किया हुआ है। ये पिछले 1 साल से जारी है, लगातार तोड़ रहा है, हर दिन एक तो मकान तोड़ देता है। और अब इजराइल ने फिलिस्तीनियों से कहा है कि अपना मकान खुद तोड़ दो। सोचिए, अल्लाह अकबर। कह रहा है अपने सपनों के मकान को खुद तोड़ दो, वरना हमारे जो सरकारी बिल्डोजर आएंगे उनको आपको 25,000 रुपया डॉलर उल्टा देना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, एकदम कुत्तेपने की इंतहा पे इजराइल उतरा हुआ है। अपना ही मकान तोड़ने के लिए हथौड़ा उठा लो, खुद तोड़ो मेहनत करके। ऐसे टूट जाएगा क्या? खुद मेहनत करके अपना सपनों का घर, महल तोड़ दो, जो एक पूंजी जोड़ जोड़ कर, पाई पाई जोड़ कर फिलिस्तीनियों ने बनाया। अपने ऊपर रख के सोचिए, तब आपको फिलिस्तीनियों का दर्द समझ में आए। और अपने ही मकान को नहीं तोड़ा और हमारा बिल्डोजर तोड़ेगा तो आपको 25,000 डॉलर उनको देना पड़ेगा। उधर इजराइल के आतंकी ग्रुप मोसाद ने कह दिया है, खुफिया एजेंसी ने, कि ईरान की अगर अमेरिका से डील हो भी जाती है तो हमें वो डील नहीं रोक सकती ईरान पर हमला करने से। वहीं नॉर्वे जो है फिलिस्तीन का साथ देता है।
तो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर आए थे इजराइल और उनसे मिलने के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। अब सोचिए कितनी बेइज्जती नॉर्वे की है। अब नॉर्वे भी भाई दबंग है, क्योंकि नॉर्वे ने इजराइल के प्रोडक्ट्स को जंग के दौरान उस पर लेवल लगा दिया था इलीगल। इसी वजह से इजराइल के पीएम ने नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करी। इसके बाद नॉर्वे भी भाई साहब आड़ा टेढ़ा तो है नहीं। नॉर्वे ने पलटकर यूएनएससी की मीटिंग में कह दिया कि हम इजराइल को सपोर्ट ही नहीं करते, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ खड़े हैं और इजराइल के जुल्म के खिलाफ। लो, इसके बाद आपको बता दूं यूएनएससी ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है इजराइल, जिसको रोकना होगा। और साथ में यूएनएससी ने यह भी कहा कि अभी फिलिस्तीनी एनजीओस को जो बंद किया है आतंकी बोल के रेड मारकर इजराइलियों ने, तो इजराइल साबित नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि वो ग्रुप, वो एनजीओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक थे। बहुत गहरा और जोरदार थूका हुआ तमाचा मुंह पर इजराइल के लगा है, लेकिन ये बेशर्म है। वहीं आपको बता दूं कि नेटो की ड्रिल कर रहा था, नेटो की सेना में तुर्की भी है, तो तुर्की के फाइटर जेट उड़ रहे थे बॉर्डर पर, तो ग्रीस ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अपना फाइटर जेट भेज दिया और काफ़ी देर तक तुर्की के फाइटर जेट को परेशान किया, हैरेस किया, जिसके बाद तुर्की ने बहुत ही गुस्से में लताड़ ग्रीस को लगाई और कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। हम तो नेटो के सैनिक के तौर पर एरिया की जांच कर रहे थे और ये बात उनको पता होने के बाद, आपको पता होने के बाद भी आप शोर मचाने लगे। इस पर पहली बार अमेरिका ने बोला है कि ग्रीस गलत है। ग्रीस ये जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, इल्ज़ाम जो तुर्की पर लगा रहा है, हम इसमें ग्रीस के साथ नहीं हैं। देखिए दोस्तों, इजराइल के साथ तुर्की ने ज़रा मुंह से मुंह क्या मिला लिया, भाई साहब अमेरिका भी तुर्की की तरफ झुकने लगा। इसे कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसीलिए कहता हूँ रज़ाग्राफ़ी देखिए और अपने बच्चों से भी कहिए, बेटा मुन्ना कच्चा बादाम देखने से अच्छा है थोड़ा इधर भी देख लिया करो। वहीं आपको बता दूं, ये देखिए सीरिया में एक तरफ अमेरिका ईरान के सपोर्टर्स को, ग्रुप को निशाना बना रहा है, इधर से इजराइल ने भी सीरिया में हिजबुल्लाह के, कहा है उसने, ऐसा इजराइल कह रहा है, हिजबुल्लाह के हथियारों के ज़ख़ीरे पर, हथियारों के स्टोर पर हमला कर दिया। देखिए, तो यानी सीरिया जो है मैदान जंग बना हुआ है, बहुत बुरा हाल है। गोदाम में आग तो बहुत बुरी लगी है। इजराइल के इस हमले में उल्टा सिविलियंस भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजराइल ने भाई साहब बहुत हमले किए थे, कई हमले, लेकिन सीरिया की डिफेंस सिस्टम ने 2 रॉकेट छोड़े और उसने इजराइल के रॉकेट्स को, हमलों को रोक भी दिया। यह है कमाल की बात। देखिए दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ी खबर, इसलिए कहता हूँ अब तो मैं सोच रहा हूँ उल्टा सबसे आखिर में बड़ी खबर दिया करूँगा, क्योंकि लोग पूरी देखते ही नहीं है, हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब सऊदी अरब $1 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो आप चलिए दीजिए, मत दीजिए, लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, प्लीज़ कर लो भाई यार, इतना कहलवाते हो यार। रज़ा भाई की बड़ी इज्जत करते हो, प्यार करते हो, दुआओं में याद रखते हो, सब्सक्राइब करने में दिक्कत क्या है, करिए। जय हिंद।